I am Richa and I welcome you once again to परचम क्लासेस। हम वर्ल्ड मैप सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद में ओशंस स्टार्ट किया था। ओशन में हमने पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक ओशन तक कंप्लीट कर लिया है और आज लास्ट यानी 5th ओशन हम आपके लिए लेके आए हैं, दैट इज़ सदर्न ओशन। ठीक है, कई जगह इसे ओशन नहीं माना जाता है, ये क्या है कन्फ्यूजन, और इसके बारे में जो भी डिटेल आपको जानने जैसी है वो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो समझने का होगा समझेंगे और जहाँ कहीं छोटी मोटी टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ निमोनिक टेक्निक यानी मेमोरी टेक्निक की मदद से याद करते चलेंगे, ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं भी लगाएंगे। ठीक है, सो जिन स्टूडेंट्स ने पुराने वीडियो नहीं देखे हो और देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। कुछ स्टूडेंट्स लाइट की कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम थोड़ी डिम लाइट रहती है। वेल, हम प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, प्रोजेक्टर डिम लाइट में ही अच्छे से काम करेगा, इसलिए लाइट इतनी ही अभी तो रह पाएगी। ठीक है, सो चलिए नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट। सो सदर्न ओशन, ये देखो, ये हमने ग्लोब व्यू लिया है साउथ पोल के आसपास का, राइट। सो ये जो लाइन आप देख रहे हो, दिस इज 60 डिग्री साउथ। ओके, व्हाट इज इट, 60 डिग्री साउथ। और इसके अंदर ये जो ग्रे कलर का आपको लैंडमास दिख रहा होगा, दिस इज एंटार्क्टिका द कॉन्टिनेंट, है ना। और इसके आसपास के जो वाटर्स हैं इनको बोलते हैं सदर्न ओशन। ओके, क्लियर। यहाँ ये देखो, ये आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है, ये चिली वाला हिस्सा इधर। देन दिस इज अफ्रीका का साउथ, दिस इज ऑस्ट्रेलिया का साउथ। तो हमने मैप को पहले तो रोल कर दिया ग्लोब फॉर्म और फिर हम उसको नीचे से व्यू कर रहे हैं, यानी ग्लोब को ऐसा कर दो, अब जो आपको व्यू आएगा दिस इज दिस व्यू। ओके, कंफ्यूजन तो नहीं कोई, ठीक है। ऑल्सो नोन एज या एंटार्क्टिक ओशन, यहाँ एक्चुअली पहले हमने हेडिंग एंटार्क्टिक ओशन रखी थी इसलिए ये लिखा हुआ है। एंटार्क्टिक ओशन को सदर्न ओशन भी बोलते हैं या ऑस्ट्रल ओशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो और नाम है इसके, सदर्न ओशन या ऑस्ट्रल ओशन। सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन है इन एरिया। सबसे छोटा कौन सा था, आर्कटिक ओशन था। तो सेकंड नंबर पे, सबसे छोटे ओशंस में सेकंड नंबर पे इज सदर्न ओशन, जिसका टोटल हम एरिया बात करें तो 2 करोड़ 3 लाख यानी 2.03 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ कवर होती है, तो जो वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, इट कंप्राइजेज द सदर्न मोस्ट वाटर ऑफ द वर्ल्ड ओशन। यहाँ पे देखो सारे दूसरे ओशंस चल रहे होंगे, अब मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि सारे याद करा चुके हैं, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ बाकी सारे ओशंस हैं, उनका सदर्न पार्ट उन ओशंस का साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये जो लाइन थी ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, इसके साउथ में उन सारे ओशंस का पार्ट 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के साउथ में जो पड़ता है वो किस में आएगा, एंटार्क्टिक ओशन या सदर्न ओशन में आएगा, जो कि एंटार्क्टिका को एनसर्कल करता है। अब ये जो डेफिनेशन दी है एंटार्क्टिक ओशन की, किसने दी है, IHO इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बात हमने आर्कटिक ओशन के टाइम में भी की थी। 2000 में इन्होंने डेफिनेशन दी कि भाई हम एंटार्क्टिक ओशन या सदर्न ओशन को कहाँ तक माने, इस 60 डिग्री साउथ के साउथ में माने। तो ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी, सब ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, फॉर्मली अभी ये एक्सेप्ट नहीं हुई है। ठीक है, सो वी कैन नॉट से कि यही सही डेफिनेशन है, लेकिन IHO ने 2000 में ये डेफिनेशन दी थी, इस तरह से कोट करके हम सदर्न ओशन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ देयर आर फ्यू मोर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी है। पहले तो उन्होंने सदर्न ओशन जैसे किसी कॉन्सेप्ट को मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये 5th ओशन है ही नहीं, 4 ही ओशंस हैं। ठीक है, उसमें भी कई लोग, मैंने आर्कटिक के टाइम पे आपको बताया था 3 ही ओशंस मानते हैं, आर्कटिक को भी नहीं मानते, रीजन मानते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली मानने लग गए। सदर्न ओशन के केस में अभी बहुत कम कंट्रीज़ हैं या फिर कुछ बहुत कम गवर्नेंस हैं जो कि इनको ओशन मानती हैं, वो भी सदर्न ओशन टर्म मानेंगे या एंटार्क्टिक ओशन टर्म मानेंगे, आपस में ये भी कॉन्फ्लिक्ट है। सदर्न ओशन मानेंगे तो इसकी परिधि यानी कि इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक मानेंगे, कुछ लोग मानते हैं 60 डिग्री साउथ के बाद में चालू होता है, कुछ बोलते हैं नहीं 55 डिग्री साउथ के नीचे चालू होता है, कुछ यहाँ तक भी बोल देते हैं 35 डिग्री साउथ के नीचे जो भी पानी है वो सदर्न ओशन में काउंट कर लो। ठीक है, तो ये सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। मैं नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का आपको बता रही थी, वो वैसे तो सदर्न ओशन की एग्जिस्टेंस नहीं मानते, लेकिन अब जो उनके रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और उनके जो भी जर्नल्स निकल रहे हैं उसमें सदर्न ओशन का मेंशन होने लग गया है। दैट इज, उन्होंने ऑफिशियली माना हो चाहे नहीं माना हो, पर आर्टिकल में मेंशन आने लग गया है सदर्न ओशन का। तो आप जब कभी भी एंटार्क्टिक ओशन या सदर्न ओशन को डिफाइन करोगे, अगर आप कोई रिटन टेस्ट ले रहे हो सब्जेक्टिव, तो आप एज पर इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स इट इज टर्म्ड एज, मतलब 60 डिग्री साउथ के नीचे वाला पानी सदर्न ओशन कहलाता है, ऑल दो इट इज़ नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड एवरीवेयर। ठीक है, तो ये हम सेफ हो जाएंगे। चलिए
ऑल राइट, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं सदर्न ओशन के बारे में। यहाँ जो ये जो रीजन है पूरा सदर्न ओशन का, यहाँ पे सन के सीजनल इन्फ्लुएंस बहुत काम करते हैं, बिकॉज बहुत साउथ में पड़ता है, जो भी पोलर एरियाज़ हैं वहाँ सन का बहुत क्रिटिकल रोल होता है, ठीक है। आधे टाइम सूरज होगा, आधे टाइम नहीं होगा। सो इसके चलते यहाँ का जो पूरा सीज़न है वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है, यहाँ के पानी का टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होगा, यहाँ की ओजोन लेयर इन्फ्लुएंस होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, पर इतना समझ लीजिए कि सन के सीजनल इन्फ्लुएंस, यानी कौन से सीज़न में सन होता है, कौन से सीज़न में नहीं होता, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है। एंटार्क्टिक आइस पैक, अब इम्पैक्ट भी अधिकतर किस पे पड़ेगा, आइस पैक पे पड़ेगा। आइस पैक क्या था, आर्कटिक ओशन में मैंने बताया था, ओशन का पानी जो सॉलिड हो जाता है, जो कि जम जाता है और आइस बना लेता है, उसको सी आइस बोलते हैं या आइस पैक हम बोल रहे हैं, ठीक है। सो एंटार्क्टिक आइस पैक फ्लक्चुएट्स फ्रॉम एन एवरेज मिनिमम ऑफ 26 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन मार्च। मार्च में 26 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये होता है पूरा आइस पैक का एरिया, टू अबाउट 1.88 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर इन सितंबर। सितंबर में ये बहुत बढ़ जाता है और कितना हो जाता है, 1.88 करोड़ स्क्वायर, 1 करोड़ 88 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। अब ये क्यों होता है भाई, क्योंकि सीजनल फ्लक्चुएशन हो रहा है। गर्मी के टाइम पे जब पूरी गर्मी देख चुका होगा ओशन, तो जो आइसेस हैं वो मेल्ट हो जाएंगी और कम हो जाएंगी, और जब पूरी सर्दी देख चुका होगा तो जो आइस होगी वो बिल्कुल जमी हुई अच्छे से मिलेगी, सेट मिलेगी, ठीक है। चलिए, ओशन नोन फॉर इट्स टर्बुलेंट एंड डेंजरस वाटर्स। आर्कटिक ओशन या सदर्न ओशन जो है वो बहुत बदनाम है, क्योंकि यहाँ जो पानी है उसमें तेज़ तेज़ हवाएं चलती है। देखो वाटर बॉडी को लैंड मास इंटरप्ट नहीं कर रहा ना ज़्यादा, बाकी जो ओशन है वो 2-3 तरफ से लैंड मास से घिरे हुए हैं, ये ओपन वाटर्स हैं, और जितने ज़्यादा ओपन वाटर होंगे उतनी हवाएं इन पानी को डिस्टर्ब करेंगी, रोकने वाला कोई लैंड मास है नहीं, तो तूफान जैसी सिचुएशन बहुत पैदा हो जाती है, इसलिए इनको डेंजरस वाटर कहा जाता है। हाई विंड्स एंड ओपन एक्सपेंसिव जाइजेंटिक वेव्स, यानी कि बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, तूफानी सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब अगर हम लार्जेस्ट बाउंड्री की बात करें सदर्न ओशन की, तो जो लार्जेस्ट बाउंड्री है वो नॉर्थ, जो ओशन है उसके नॉर्थ में बनेगी। देखो यहाँ पे ये ओशन है, ये इसका जो आउटर पार्ट है ना, अगर हम ये ओशन का ये साउथ, अगर हम इसको साउथ पोल लेकर के, तो ये सदर्न पार्ट हो गया, और ये वाले जो भी पोर्शंस हैं ये कंपैरेटिवली नॉर्थ में पड़ेंगे ना, तो ये नॉर्थ पार्ट हो गए। तो जो लार्जेस्ट बाउंड्री बनाता है सदर्न ओशन, कौन सी है, वो नदर्न बाउंड्री है, और वो देखो किसी भी लैंड मास के साथ में नहीं बना रहा है ना, क्योंकि कोई लैंड मास डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा कि यहाँ सदर्न ओशन है या दूसरा ओशन है, पानी के साथ ही बना रहा है। कौन कौन से ओशन के पानी होंगे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, शाबाश। तो उन्हीं वाटर्स के साथ में ये अपनी नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है, अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन के साथ में, ठीक है। चलो, अब मरीन ट्रांसपोर्ट। अटलांटिक ओशन हालांकि बहुत डेंजरस वाटर्स है, लेकिन फिर भी यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, सी यहाँ से, शिप्स यहाँ से जाती हैं, क्योंकि अंटार्कटिका पहुँचना होता है, बहुत सी रिसर्च चलती रहती है, बहुत से काम चलते रहते हैं। सो इन पानी से होकर के शिप्स जाती रहती हैं, और इसलिए बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए हैं अटलांटिक ओशन की कोस्ट पे ऑन एंटार्क्टिका। अटलांटिक ओशन बोला क्या, एंटार्क्टिक ओशन यानी सदर्न ओशन की कोस्ट पे बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि मॉसन स्टेशन है, पामेर स्टेशन है, रोथरा स्टेशन है। यहाँ आप देखो तो ये रहा, ये रोथरा स्टेशन है, ये पामेर स्टेशन है, ओके। देन ये मॉसन हो गया, बहुत सारे हैं ये पोर्ट्स आपको दिख रहे होंगे। देयर आर सो मेनी पोर्ट्स जो कि बने हुए हैं, जहाँ शिप्स जा कर के रुकती हैं, एंड जो भी उनको रिसर्च वर्क या बाकी काम करना होता है, दे कैरी दैट आउट, ओके। नाउ डीपेस्ट पॉइंट, ओके। सो मीन डेप्थ या एवरेज डेप्थ अगर हम बात करें ओशन की, तो 3200 मीटर्स डीप है, 3200 मीटर्स डीप है, और डीपेस्ट पॉइंट पड़ता है सैंडविच ट्रेंच के साउथ में, ठीक है। ये देखो, ये साउथ अमेरिका है, ये है सैंडविच ट्रेंच, और इसके सदर्न पोर्शन में डीपेस्ट पॉइंट आता है ऑफ सदर्न ओशन, और वो कितना डीप है, 7236 मीटर्स डीप, ठीक है। लोकेशन बता रखी है, बिकॉज यहाँ और किसी तरह से तो आप मेजर कर नहीं सकते हो, तो आपने लोकेशन बताई हुई है, 60 डिग्री साउथ, 24 डिग्री वेस्ट, ठीक है। हाँ, राइट। चलो, अब सदर्न ओशन के कुछ डिविजन्स हैं,
है ना। पूरे जो वाटर है सदर्न ओशन का उसको अलग अलग नाम से डिवाइड किया हुआ है, कुछ सी अलग सी, ये सी वो सी। रॉस सी और वेडल सी बहुत पॉपुलर हैं, तो इसलिए इनको हमने बोल्ड में लिखा हुआ है, वेडल सी, रॉस सी। उसके अलावा देख लीजिए बहुत सारे नेम्स हैं, मॉसन सी हो गई, डेविस सी हो गई, देन लाजरेव, सोमोव, ड्यूमोंट, देन देयर आर फ्यू पैसेजेस। ड्रेक पैसेज जो है उसका थोड़ा पार्ट सदर्न ओशन में भी पड़ता है, राइट। तो ये देख लेते हैं, ये बेटर होगा। ये देखो, ये साउथ अमेरिका वाला हिस्सा आ गया, ओके। और यहाँ ये ड्रेक पैसेज पड़ता है बीच में इधर। ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है और ये आसपास जो वाटर है ये सदर्न ओशन है। तो ये आ गई वेडल सी, इतना इतना हिस्सा वेडल सी में काउंट किया जाता है। देन लाजरेव सी, राइजन, मतलब ये अलग अलग नेम्स हैं, है ना। इंपॉर्टेंट देख लो, ये पड़ता है रॉस सी, ओके, दिस इज़ रॉस सी। देन ये मॉसन सी वाला हिस्सा आ गया, ये डेविस सी आ गया। सो आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 लोकेशन याद रखिए। एक तो वेडल सी आपको पता होना चाहिए, साउथ अमेरिका के पास वाला जो हिस्सा है यहाँ पे वेडल सी पड़ता है और ये रॉस सी यहाँ पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नाउ कमिंग ओवर टू ड्रेक पैसेज, इम्पॉर्टेंट है, ओके, अच्छे से समझ लीजिए। बिटवीन साउथ अमेरिकाज केप हॉर्न, साउथ अमेरिका का ये जो बिल्कुल लोएस्ट पार्ट है ये केप हॉर्न है, ओके, चिली के अंदर पड़ता है। एंड अंटार्कटिका के साउथ शेटलैंड आइलैंड्स, ये अंटार्कटिकन पेनिनसुला, ये आगे जो एक्सटेंडेड है ये साउथ शेटलैंड आइलैंड्स हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इनके बीच में ये जो वाटर बॉडी जा रही है दिस इज कॉल्ड ड्रेक पैसेज, ठीक है। इससे हमने देखा था कि अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और एंटार्क्टिक ओशन या सदर्न ओशन आपस में मिलते हैं, दिस इज दैट ड्रेक पैसेज, ओके। वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड रफेस्ट वाटरवेज भी है ये, ओके। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स और ओपन सी होने की वजह से या ओपन वाटर्स होने की वजह से बहुत डेंजरस है, विंड बहुत स्ट्रॉन्ग चलती है। सो दिस इज़ इट। ड्रेक पैसेज कहाँ पड़ता है आपको पता होना चाहिए। और इसका, इस ड्रेक पैसेज का जो नीचे नीचे वाला हिस्सा है ये देखो, ये आपके सदर्न ओशन में काउंट होता है और बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा है ये अटलांटिक और पैसिफिक को ज्वाइन करता है। ऑलराइट, नाउ अब हम पढ़ते हैं जो सदर्न ओशन या सदर्न ओशन के ऊपर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती हैं, एटमॉस्फेयर है, उससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ ओजोन होल। आप एंटार्क्टिका या एंटार्क्टिक ओशन पढ़ो और ओजोन होल छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। सो ओजोन होल क्या है, मैंने आर्कटिक ओशन वाले वीडियो में आपको बोला था कि मैं ढंग से समझाऊंगी सदर्न ओशन वाले में। सो अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ ओजोन होल? ओजोन होल समझने से पहले ओजोन लेयर समझते हैं। ओजोन लेयर या ओजोन शील्ड अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं हम कंसेप्चुअली, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। तो एक ऐसा रीजन अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में जहाँ पे ओजोन की एक लेयर बनी हुई है जो सन से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमको बचाती है, उसको ओजोन शील्ड या ओजोन लेयर कहते हैं। अगर वो यूवी रेडिएशंस आ गए तो कैंसर होना, आंखें खराब होना, अलग अलग तरह की बीमारियां चालू हो जाएंगी, ठीक है। सो ये ओजोन लेयर सन के यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। ओजोन होल क्या है? इस लेयर में जब होल हो जाए या ये लेयर कहीं से कट फट जाए, है ना, ओजोन डिप्लीट हो जाए एक जगह से, तो उसमें होल हो जाएगा, यानी वहाँ से यूवी रेज अंदर आ सकती हैं, उसको बोलते हैं ओजोन होल, ओके। रिडक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर पर्टिकुलरली अमंग पोलर रीजन्स, ये पोल्स पे ही होता है, ध्रुव वाले इलाकों पे ही होता है, वो भी नॉर्थ पोल में कम होता है, साउथ पोल में ज़्यादा होता है। पोल्स पे ही क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में, आगे बता रखा है मैंने, जब बहुत कम टेम्परेचर होता है ना तो एक खास तरह के क्लाउड्स यानी बादल बनते हैं, ठीक है। उन बादलों के साथ वो बादल मेनली एक हिस्सा उनका रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन होल बनाने में, लेकिन वो बादल अकेले ओजोन होल नहीं बना सकते। हमारी तरफ से जो पोल्यूटेंट्स जाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो रेफ्रिजरेटर में गैस यूज़ होती है, एसीज़ में अब तो आई थिंक बैन हो गई हैं, तो कम्प्लीटली उतने डेंजरस लेवल पे उनको यूज़ नहीं किया जा रहा है, वरना ऐसे केमिकल्स जिनमें मेजरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, एक्टिवेटेड मोड पे जब ये होते हैं और वो उन क्लाउड से मिक्स होते हैं तो ये एक ऐसा रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं जिससे ओजोन डिप्लीट हो जाती है, ठीक है। ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज O3, राइट। तो ये रेडिकल, फ्री रेडिकल रिलीज कर देती है
लेट अस नॉट गेट इनटू डिटेल्स, ओजोन इज O3, ओके, और वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। वेरी लो स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, जिनको बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। पोल्स वाले एरिया में बनते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में बनते हैं बादल, इसलिए पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। और जब ये PSC पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कंबाइन करते हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ में, जो कि एक तरह से पोल्यूटेंट्स हैं हमारे, जब हम डीओ लगाते हैं उसमें पहले CFCs यूज़ होते थे, AC की गैस में पहले CFC यूज़ होते थे, रेफ्रिजरेटर की कूलिंग में पहले CFC यूज़ होते थे। अब तो ये सारी बैन के बाद में जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उनमें CFCs नहीं होते हैं, फ्री CFC फ्री आने लग गए, तो वो सब ओजोन लेयर को डिप्लीट करते थे। ठीक है ना, अगर हम स्टैट्स या डेटा पे जाएं तो ओजोन लेवल्स हैव ड्रॉप टू एज लो एज 33% प्री 1975 वैल्यूज़। 1975 से पहले के मुकाबले अगर हम, यानी ये 1979 वाली सिचुएशन ही देख लो, आज की अगर हम बात करें तो 33% तक ओजोन होल या ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है। ये जितना डार्क होता जा रहा है मतलब वो लेयर उतनी ही डिप्लीट हो गई है, आराम से ओजोन होल देखा जा सकता है। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन मैक्सिमम होता है स्प्रिंग टाइम में। अब देखो सीज़न पे वेरी करेगा, जब सन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो होल भी बहुत बड़ा हो जाता है, और जब सन नहीं होता है, विंटर्स का टाइम है, सूरज नहीं है, अंधेरा हो रखा है पोल वाले एरिया में, तो जो ओजोन होल है वो हील होना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कम होता है। सो एंटार्क्टिक स्प्रिंग कब आता है? सितंबर से अर्ली दिसंबर तक, यानी सूरज दिखता कब है? सितंबर में दिखता है। आपने ध्यान है जब हमने आइस पैक पढ़ा था, सबसे मोटी आइस की लेयर एंटार्क्टिका में कब दिखती है? सितंबर में दिखती है, क्योंकि पूरी सर्दी काट चुकी होती है। अब सितंबर ऑनवर्ड्स समर वाला टाइम एक तरह से चालू होगा, स्प्रिंग वाला टाइम चालू होगा, तो जो आइस है वो पिघलना चालू होगी। तो ठंडक थी, क्लाउड्स बने हुए थे विंटर के, सन आया और ऐसे रिएक्शन हुए कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई। इसलिए जो मैक्सिमम डिप्लीशन होता है वो सितंबर टू दिसंबर होता है। सनलाइट रिटर्न्स टू एंटार्क्टिका इन सितंबर एंड अक्टूबर ऑफ ईच ईयर विच रिजल्ट्स इन एंटार्क्टिक ओजोन होल। ठीक है ना, अब अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें ना, तो ओजोन होल हील हो रहा है। ठीक है, 1990 से 2000s में अगर हम आएँ तो हीलिंग स्टार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि एक बहुत मेजर कदम लिया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो कि लागू हुआ 1989 में, उसने कंप्लीट बैन लगा दिया CFCs के यूज़ पे। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन रुक गया और बाकी जो केमिकल्स थे जो ओजोन डिप्लीट करते थे, तो अब इनका प्रोडक्शन रुक गया, इनका यूज़ रुक गया, तो धीरे धीरे ओवर द ईयर्स इसका असर दिखने लग गया और ओजोन होल जो है वो श्रिंक होना शुरू हो गया है। ओजोन लेयर इज़ हीलिंग। 2018 UN की रिपोर्ट अगर हम देखें तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ओजोन लेयर हील हो रही है। और अगर हम नासा और NOAA, नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और NOAA यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साइंटिस्ट्स का एक स्टेटमेंट आया 2019 अक्टूबर में, यानी अभी जो पिछली सर्दियाँ चालू हुई थी उनमें, कि एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स इन द अपर एटमॉस्फेयर ओवर एंटार्क्टिका ड्रामेटिकली लिमिटेड ozone depletion in September and October 2019, okay, resulting in the smallest ozone hole observed since 1982। जब मैंने बोला ना सर्दियाँ, तो सर्दियाँ मैं इंडिया के हिसाब से बोल रही थी। अगर आप एंटार्क्टिका की बात करो तो गर्मियाँ चालू होंगी इस दौरान, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट वहीं से आया था तो हम गर्मी लेते हैं। यानी कि 2019 की एंटार्क्टिक की गर्मी जब चालू हुई तो एक स्टेटमेंट आया कि इस बार जो ओजोन होल है वो इतना बड़ा नहीं बना जितना बनता है, लिमिटेड ओजोन डिप्लीशन लिमिट हो गया है, यानी इतना डिप्लीट नहीं हुआ और स्मॉल होल बना है एवर सिंस 1982। 1982 के बाद में अब अगर हमने छोटा ओजोन होल देखा है तो वो 2019 में देखा है, एंड दैट इज़ अ ड्रामेटिकल डिक्रीज इन द ओजोन होल। और ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव एक रिज़ल्ट है जो कि CFCs के अब बैन तो 89 में हुए, उनका असर एटमॉस्फेयर में 90s के एंड तक दिखा और 2000 से थोड़ी थोड़ी रिकवरी चालू हुई और 2019 में ड्रामेटिक रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है, तो ये था पूरा ओजोन होल के बारे में। अब देख लेते हैं वन ऑफ माय फेवरेट क्रीचर्स, पेंगुइन्स। सदर्न ओशन जो है वो पेंगुइन्स के लिए जाना जाता है। जैसे जो नॉर्दर्न ओशन है, नॉर्दर्न तो नहीं बोलेंगे, आर्कटिक ओशन बोलते हैं, जो सही टर्म है वो लेते हैं। आर्कटिक ओशन जाना जाता है पोलर बेयर्स के लिए, ठीक है, ध्रुवी भालू या फिर आर्कटिक फॉक्स हो गई, आर्कटिक वुल्व्स हो गई,
जो सदर्न ओशन है वो पेंगुइन्स के लिए जाना जाता है। पेंगुइन्स मेनलैंड में नहीं रहती, यानी एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट के सेंटर में नहीं रहती, ये कोस्टल एरियाज़ में रहती हैं। तो इनका मेजर रहना समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ओशंस में इनको पढ़ते हैं। सबसे जो फेमस पेंगुइन्स हैं और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वंस ऑल्सो एम्परर पेंगुइन्स, वो सदर्न ओशन से जुड़ी हुई हैं। और एक और पेंगुइन्स हैं जो यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती हैं, एडली पेंगुइन्स। और दैट इज़ इट अबाउट, आई थिंक जितना भी आपको बताना था सदर्न ओशन के बारे में, मेन बातें वो हमने बता दी। करंट्स हमने अभी नहीं पढ़े हैं, ओशन करंट्स हम पढ़ेंगे लेटर डाउन द लाइन। एंड दिस इज़ इट अबाउट ऑल दी ओशंस। आई होप मज़ा आया होगा पढ़ने में, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। सो ऑल 5 ओशंस आर कंप्लीट फ्रॉम माई साइड। सो वील मीट अगेन किसी और अच्छे टॉपिक के साथ जिसको पढ़ने में पढ़ाने में मज़ा आए एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रेस फ्री,